बहुत ही वीआईपी ज़िला है। हालांकि ये सरकार अक्सर कुछ ज़िलों की चर्चा करती कि ये वीआईपी ज़िले हैं, लेकिन वीआईपी की सूची में शामिल करें तो रायबरेली भी एक वीआईपी ज़िला है। और सरकार जश्न मना रही है अपने 4 साल के विकास कार्यों की। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि रायबरेली में क्या विकास हुआ होगा। इधर 4 साल में केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश की व्यवस्था को ख़राब किया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, हमारे किसानों ने अगर कोविड के समय पर खेत में काम न किया होता, लॉकडाउन के समय पर खेती और फसल की पैदावार को न बढ़ाया होता, तो आज जहां अर्थव्यवस्था है उससे भी नीचे अर्थव्यवस्था पहुंच गई होती। और इसी दौरान जब सब हम लोग बंद थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, उस समय किसानों के लिए जो 3 कानून लेकर के आए हैं, इन 3 कानूनों को लागू हो जाने के बाद खेती तो बर्बाद होगी, किसान के साथ संकट पैदा होगा ही, लेकिन हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में भी परेशानी आएगी। क्योंकि पहले किसान का नुकसान होगा, बाज़ार में उनका हस्तक्षेप होगा, और किसान की पैदावार अगर बाज़ार पे छोड़ दी जाएगी तो बाज़ार में जिनके हाथ में चीज़ें चली जाएंगी वो तय करेंगे कि मुनाफा कैसे कमाना है। और जब मुनाफे की लड़ाई होगी तो जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जहां सामान खरीदना पड़ता है, अलग अलग तरह की चीज़ें खाने पीने की खरीदनी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनके ऊपर आएगी। और महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। डीज़ल पेट्रोल के मुनाफे का क्या कर रही है सरकार? जो डीज़ल पेट्रोल का मुनाफा हो रहा है वो आखिरकार कहाँ जा रहा है? उस मुनाफे का कोई हिसाब किताब हो तो बताएं। नौजवान जो है, नौकरी रोजगार उसके हाथ में नहीं बचा। पहले 5 लाख करोड़ कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर डिफेंस एक्सपो किया कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद बताया कि इकोनॉमी हमारी बेहतर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी काम, नौकरी, रोजगार नौजवानों के हाथ में नहीं है। और जो भी आंदोलन करने निकला उसे अपमानित होना पड़ा है, उसके ऊपर झूठी धाराएं लगी हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली रोक दी जाए, ट्रैक्टर का नंबर ढूंढ करके डीजल पेट्रोल न भरने का मौका, डीजल न भरने दिया जाए, और इतनी गंभीर धाराएं, आतंकवादी तक कहा जाए, अपराधी तक कहा जाए, उन्हें दलाल कहा जाए। इतना अपमान तो किसानों का कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और दुनिया में शायद भारतीय जनता पार्टी इकलौती सरकार है जो किसानों को अपमानित कर रही। वो किसान जो हमें पेट भरता है, जो किसान हमारे लिए कपड़े की पैदावार कराता है, अगर वो खेत में कॉटन न पैदा करे तो हमें कपड़े कहाँ से मिलेंगे? अगर खेत में वो पैदावार खाने पीने के सामान की न करे, मान लीजिए गेहूँ पैदा न हो, धान पैदा न हो, आलू न पैदा हो, सब्जियां न पैदा करे, तो हम खाएंगे क्या? जो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करे, जो हमारे कपड़ों का इंतज़ाम करे, उससे ऐसा अपमानित होना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये सरकार जाए, ये ठोको सरकार। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है वो ऐसी खतरनाक भाषा है कि पता नहीं क्या हो जाए उसके बाद। जब हम और आप मिल रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि आगरा में एक सब इंस्पेक्टर को ठोक दिया गया। किस कारण उसकी हत्या हो गई ये पता ही नहीं। न जाने कितनी पुलिस पिटी और पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया कि पुलिस न जाने कितनों को ठोके दे रही है। किसान आंदोलन में अगर दिल्ली में किसानों को आतंकवादी कहा गया तो उत्तर प्रदेश में भी 10,000 तक समाजवादी कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। आज सबसे ज़्यादा झूठे मुकदमे अगर कहीं लग रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर। आप बगल का जिला देख लीजिए, प्रतापगढ़, पार्टी के जिलाध्यक्ष को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। यहाँ पर पूर्व जिलाध्यक्ष, उसको जेल भेज दिया। याद रखिए, ये सरकारें आती हैं और जाती हैं। अगर ये परंपरा सरकारों की होगी कि विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे लगा कर जेल भेज दिया जाएगा, तो शायद ये लोकतंत्र की सबसे खराब परंपरा होगी। और फिर एक योगी मुख्यमंत्री अगर ये करे तो उससे क्या उम्मीद करोगे दूसरे लोगों से? किस पे मुकदमे नहीं लग रहे, किसकी जांचें नहीं हो रही हैं? और बंगाल का चुनाव देख लीजिए आप, जो कुछ सरकार कर सकती है वो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार रही है
और मैं उत्तर प्रदेश में आपको भरोसा दिला सकता हूँ, जनता तैयार है। किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, व्यापारी तैयार हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो इस सरकार को सबक सिखा देंगे। ये मुझे लगता है अपॉइंटमेंट की शर्त रही होगी, ये अपॉइंटमेंट के नियम रहे होंगे कि आप अगर वाइस चांसलर बन जाएं तो आपको कुछ दिनों के बाद ये बात कहनी पड़ेगी। शायद वो अपॉइंटमेंट की शर्त रही होगी। अवैध धार्मिक स्थल जो पर बनी सरकार मंदिर और मस्जिद को धीरे धीरे हटवाने की बात कर रही है। मैं इतने मंदिर और इतनी जगह गया हूँ, मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सब मना कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो, इधर में 1-1.5 महीने में जो मुझे रास्ते में बड़ा मंदिर दिखा, बड़ा जगह दिखी, मैं गया हूँ वहाँ और मैंने पूछा। मैं रामनगर गया, आमला में जैन मंदिर थे, वहाँ पर बौद्ध का भी एक स्थान है, हिंदुओं का भी स्थान है। मैंने पूछा कि यहाँ पर योगी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह मैं वृंदावन में गया, काली माँ का मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने रूप लिया काली का, उस मंदिर में गया मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री जी आए थे? बोले कभी नहीं आए। नरसिम्हा भगवान का वहाँ पर मंदिर है, मैंने पूछा कि आए थे? बोले नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धर्म केवल सत्ता के लिए है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। ये योगी खुद नहीं है। अगर गीता पढ़ें आप, गीता की जो परिभाषा है, गीता यही कहती है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जी योगी हैं? आपका दुख समझ पा रहे हैं? बिहार जिस तरह हुआ विधानसभा में, ये यूपी में भी होगा और आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। इसलिए लोकतंत्र बचाइए, आप और हम मिलकर के लोकतंत्र बचाएं। एक क्वेश्चन सुन लीजिए।